सो हेलो गाइस, मैं हूं चिराग एक वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम और जय सिया राम। देखिए, पिछली वीडियो आपने देखी थी जिसमें मैंने कवर करवा दिए थे 2022 के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, और उससे पहली वीडियो में हमने 22, 23 और 24 के जो राजस्थान बोर्ड के बोर्ड पेपर्स हैं उसके एमसीक्यूज और हाँ फिलअप्स कवर करवा दिए थे। तो अगर जिसने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना, या वीडियोज में जाके देख सकते हो। वहां पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। और आप जो बहुत प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पिछली 2 वीडियो मेरे को लगा था कि चैनल बंद कर दूंगा, लेकिन अब थोड़ा मोटिवेशन और मिल गया है तो चैनल स्टार्ट ही रख रहा हूँ। और हाँ, सीए फाउंडेशन की वीडियो कब आएगी ये भी क्वेरी थी, तो वह एग्जाम के बाद ही कवर होगी, या तो एक नया चैनल बना दूंगा या इसी चैनल पे मैं पोस्ट करता रहूंगा, तो आगे अपडेट आपको मिल जाएगी। ओके, तो अभी जो स्टार्ट कर हम क्या कर रहे हैं, 2023 का जो स्टार्ट कर रहे हैं। फिलअप्स तो हो गए थे, एमसीक्यूज भी हो गए थे, आपको पता है एक साथ ही कवर कर दिए थे 22, 23 और 24 के। फिर सेकंड वीडियो में आपको पता है क्या कवर किया था, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट 2022 के। अब 23 के कवर कर रहे हैं, तो यहां पर हम आ रहे हैं वेरी शॉर्ट पे। ओके, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। देखिए, वेरी शॉर्ट जो बोल रहा है इसमें पहला जो है आपका वो है एनपीओ से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैंने बताया था आपका एनपीओ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और कंपैरेटिव कॉमन साइज नहीं है, कोर्स से हट गया है राजस्थान बोर्ड में, तो इसलिए इसको कवर करने की नीड नहीं है। अगला आपका सेकंड बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए, आपको रूल सारे याद रहने चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, नो सैलरी बोनस रेम्युनरेशन विल बी अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो बोलेंगे वो 6% पर एनम से दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बोल रखा है, तो क्या बोलोगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ओके, अब कई लोग बोल रहे थे सर हिंदी में बताओ, तो देखो, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के पूंजी पर ब्याज के लिए क्या प्रावधान है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो आपको बस ये लिखना है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ओके, अगला, गरिमा प्रियंका निमिषा पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, देखो अब आपको रेशियो दे रखा है, तो क्या दे रखा है, 3.5, 4.5, रेशियो 5.5। अगर आप इनका टोटल करोगे तो कितना होगा, 3.5 प्लस 4.5 प्लस 5.5, ये कितना बनेगा, 13.5 बनेगा, है ना। अब देखो, आपको उससे मतलब नहीं है क्योंकि ये 3.5 बोल रहा है। आपने चाहे 3.5 बोला, 4.5 बोला इसको, और उसके बाद रेशियो करके 5.5 बोला। आप देखिए कि कौन रिटायर हो रहा है, निमिषा रिटायर हो रही है, तो निमिषा चले गई। ओके, तो नया शेयर क्या होगा, तो आप 3.5 रेशियो 4.5 लिखोगे, या आप लिखोगे 3.5 रेशियो 4.5, एक ही बात है, क्योंकि निमिषा चले गई। तो नया रेशियो क्या होगा, पुराना रेशियो ही न्यू रेशियो होगा, और पुराना रेशियो ही गेनिंग होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा ये। ओके, सिंपल सा है, यही आपका न्यू रेशियो है और यही आपका गेनिंग रेशियो। अब फोर्थ बोल रहा है, साझेदार की मृत्यु के समय डूबत ऋणों के आयोजन में कमी के लिए क्या प्रविष्टि होगी। What will be the entry for reduction in the provision for bad debts at the time of death of a partner। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो प्रोविजन रिड्यूस हो जाता है, तो उस केस में एंट्री क्या होती है। आपको मैं बता देता हूं कि जब आप रिवोल्यूशन बनाते हो, जिसको भी दिक्कत होती है, तो शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको क्या करना है। अगर एसेट्स बढ़ती है तो बाय साइड पे लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है कि एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट, और जब एसेट्स बढ़ती है तो उसको डेबिट करोगे, और गिरती है तो उसको क्रेडिट करोगे। ये एसेट्स के लिए बोला जाता है। तो जब एसेट्स बढ़ी तो आपने क्या करा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। या दूसरा तरीका क्या है, आप अपने माइंड में बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रख लो, और लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटी और राइट साइड पे एसेट्स है। अब राइट साइड पे बढ़ रहा है तो राइट साइड पे ही बढ़ा दो, और कम हो रहा है तो आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो अपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेट्स बढ़ रही है तो राइट साइड पे बढ़ा दो, और कम हो रही है तो लेफ्ट साइड पे कम कर दो। और लॉजिक क्या बोलता है, एसेट्स गिर रही है, कम हो रही है, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। दूसरा लॉजिक ये है कि रिवोल्यूशन के हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, ये फायदे की बात बताता है, और डेबिट साइड क्या बताता है, लॉस की बात बताता है। एसेट्स बढ़ना फायदा है और एसेट्स कम होना लॉस है, कैसे भी देख सकते हैं। फिर उसी तरीके से लाइबिलिटी बढ़ना भी नुकसान है, क्योंकि आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे, और लाइबिलिटी कम होना फायदा है, क्योंकि आपका फायदा है, आपको कम पे करना पड़ेगा। तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है कि लाइबिलिटी का जो नेचर होता है, किसका, लाइबिलिटीज का जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट। अब अगर मैं बोलूं कि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है और वो क्रेडिट हो रही है तो हम क्या करेंगे, ऐड, और डेबिट हो रही है तो हम क्या करेंगे,
लेस यानी हटा देंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हटाने का मतलब क्या है, आप उसको बाय साइड पे दिखाओगे। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो आप कहाँ दिखाओगे, यहाँ पे, और कम होती है तो यहाँ पे। एसेट्स बढ़ती है तो बाय साइड पे और कम होती है तो टू साइड पे। आप देखिए जो प्रोविजन की बात कर रहा है उसके रिडक्शन की बात कर रहा है, तो लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही है तो कहाँ आएगी, बाय साइड पे आएगी। तो आपको एंट्री क्या करनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मैं देखो जल्दी में नहीं बता रहा, कईयों को टॉपिक पता नहीं चलता, इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर ये बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ गए तो आप क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ गए, ये हो गया डेथ। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सब में यही होता है, ये भी याद रख लेना। अब आपको बोल रहा है कि अगर फर्म डिसॉल्व होती है, यानी फर्म के समापन की बात कर रहा है, तो अगर एक पार्टनर फर्म की ख्याति ले लेता है, यानी अगर एक पार्टनर फर्म की गुडविल को टेक ओवर कर लेता है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी। आपको पता है कि गुडविल एसेट्स है, अगर आप डिसोल्यूशन बनाते हो तो आप क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद एसेट्स को क्लोज करते हो, जिसमें आपको पता है कि फर्म जब डिसॉल्व हो रही है तो फर्म बंद हो रही है, तो उसमें गुडविल भी आती है, इंक्लूडिंग गुडविल, याद रखना, गुडविल भी इसमें आती है। तो गुडविल आपने बंद की। अब अगर बेच रहे हो तो बाय बैंक या कैश, सेल, एसेट्स रियलाइज्ड बोलते हैं जिसको। और अगर टेकन ओवर हो रहा है, पार्टनर ले रहा है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल करते हो। तो यहां पे आप क्या करोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल करोगे। तो ये यही बोल रहा है कि अगर गुडविल फर्म का पार्टनर ले लेता है तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे हो जाएगी, सिंपल सी पार्ट। ओके, याद रखना रियलाइजेशन भी नॉमिनल नेचर का होता है और रिवैल्यूएशन भी नॉमिनल नेचर का होता है, क्योंकि इससे प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। कह रहा है राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो रिडम्पशन के बेसिस पर आपको पता है कि एक होते हैं रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल, ठीक है, ऐसे होते हैं। फिर पार्टिसिपेशन के बेसिस पे होते हैं पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। फिर पेमेंट के बेसिस पे कि हर साल प्रॉफिट के बेसिस पे पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, ऐसे होते हैं। तो आपको कोई भी दो बताने थे, इतने सारे मैंने बता दिए, तो आप ये जरूर देख लेना। प्रेफरेंस शेयर की क्या कंडीशन होती है, आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है, ये भी आपको, यानी राइट क्या होता है वो पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है। और साथ में जब कंपनी वाइंड अप होती है तो हम बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल पाने से पहले इनको कैपिटल मिलेगी। ओके, तो दो इनके पास क्या रहते हैं, राइट रहते हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है बियरर डिबेंचर क्या होते हैं, जो ओनली या मेयर बोलते हैं इसको, डिलीवरी से ट्रांसफरेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन डिबेंचर होल्डर का नेम, एड्रेस या जो भी डिटेल होती है वो नहीं लिखी होती है, यानी ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी ने मुझे डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया तो मैच्योरिटी पे मैं जाऊंगा और पेमेंट लेके आ जाऊंगा, या हर साल जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है, बियरर डिबेंचर है। तो सिर्फ ये डिलीवरी से ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, इस पे नेम वेम नहीं लिखा होता है। ओके, फिर अगला है राज लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन फॉर 1000 इक्विटी शेयर। अब देखो 980 की एप्लीकेशन रिसीव, तो मैंने बताया था जब भी कम की एप्लीकेशन मिले तो उसे क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है ना, सिंपल, क्या बोला जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगला 9th, ऋतुराज लिमिटेड ने परचेज की मशीन 2 लाख की यशपाल से। अब पेमेंट देखो उसने 2000 तो चेक से कर दिया ऋतुराज ने, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या बोला, मैं तेरे को 8% डिवेंचर दे दूंगा, 100 रुपीज के हैं, 10% डिस्काउंट पे, लेकिन 10% डिस्काउंट पे दूंगा। इसका मतलब हर डिवेंचर 90 का इशू प्राइस के अकॉर्डिंग, 100 में से 10% गए 10 रुपीज। तो नंबर ऑफ डिवेंचर, अब देखो मैंने बोला था 1 मार्क्स का आ रहा है, एंट्री नहीं करनी। यहाँ पे क्या बोला गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर, एंट्री बोलेगा तो करोगे, वरना एंट्री करने की नीड नहीं है। ओके, फिर भी मैं एंट्री करके दिखाऊंगा। यहाँ पे वैसे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो ये भी आपको मैं बता दूंगा, पर एक बार मैं एंट्री करके बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं है। ये अपना 9th है। देखिए अपन ने मशीनरी खरीदी,
समझिए, क्योंकि इसी से आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे खरीदी? यशपाल से। जल्दी जल्दी बता दूंगा थोड़ा सा लिख के, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। 2 लाख की, ओके। पर याद रखना, देखो आपने चेक से पेमेंट कर दिया, तो आपने कितना पेमेंट कर दिया चेक से? 2000। तो आपको यशपाल को कितने देने? 1,98,000, यही तो है। पर आपने बदले में यशपाल को क्या कर दिया? डिस्काउंट पे डिबेंचर दे दिए। तो यशपाल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। नरेशन आपको आती ही है तो आप लिख सकते हो, मैं तो आपको जल्दी से क्या कर रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो देखो आपने यशपाल से यशपाल कितना डेबिट कर दिया? 198। पर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने दिए? वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होंगे और यहां आएंगे। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने। अब यार ना कि आपको यही निकालना था 1 मार्क्स में, तो आपको लिखना कैसे था? अमाउंट पेबल, ये तो कितना देना है, डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो अमाउंट वैसे तो 2 लाख देने थे, उसमें से 2000 दे दिए, तो अमाउंट पेबल कितना है? 198। और इशू प्राइस क्या है? 100 में से 10 रुपीज गए, इसका मतलब 1,98,000 डिवाइड बाय 90। तो करके देख लो, 1,98,000 डिवाइड बाय 90, तो ये हो गया 2200। अब देखो 2200 है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 100, 2,20,000। अब 2,20,000 में से माइनस 1,98,000 गए, तो कितने हुए? 22। देखो डिस्काउंट हो गया, उसका एक और तरीका, 2200 डिबेंचर है और 10 रुपीज का डिस्काउंट है पर डिबेंचर, तो 22,000। तो वेरीफाई हो गया ना। तो आपको सिर्फ ये बताना था नंबर ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब कलर चेंज करके अगर मैं आपको बोलूं, कहां गया ये रहा, तो ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसके लिए 2200, ओके। अब देखिए कई बच्चे बोलते हैं अरे मिस्टेक कर दी जीरो की सर ने। देखो क्या होता है, हम जल्दी जल्दी करते हैं ना कुछ पार्ट, और आपको पता है मैं एडिट नहीं करता, मैं डायरेक्टली वीडियो प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि मैं एडिट करूंगा तो फिर वो वीडियो क्या होगी? अगले दिन आएगी, तो आपका टाइम, आपका भी जाएगा और मेरा भी जाएगा, और मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं है। तो बचाने के लिए मैं क्या करता हूं? तुरंत वीडियो बनाता हूं। तो अगर कोई जीरो में मिस्टेक हो गई तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर यह मिस्टेक हुई है। अगर वो रियल में होगी तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं जिसमें मेरी मिस्टेक हो, क्योंकि मैं बीच में कट कट नहीं मारता, मैं डायरेक्टली सारी वीडियो प्रोवाइड करता हूं। 10th देखो आपको क्या बोल रहा है? राइट द नेम ऑफ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विच इज ऑल्सो नोन एज परसेंटाइल स्टेटमेंट। तो देखो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब आपको बोल दिया व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या इंस्ट्रूमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, जो कि विच आर रेडिली, जो कि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इसका मतलब क्या है कि ये देखो बोल रहा है रोकड़ तुल्यांक क्या है, तो ये अल्पकालीन उच्च द्रव्य विनियोग होते हैं। इसका मतलब क्या बोल सकते हो? जो जल्दी नगद में परिवर्तित होते हैं, यानी जो बिल्कुल फास्ट में कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है। क्या आती है? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है। तो ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं जो रेडिली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं। इसमें आपके शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती है। मतलब जो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप कभी भी बेच के निकल सकते हो, तो फटाफट वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ गए? या अगर आपको देखनी है मीनिंग, तो ये आप किसमें जाना? कैश फ्लो स्टेटमेंट में चले आना, यानी बुक में। तो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा होगा, आराम से वहां मिल जाएगा, ओके। शुरू शुरू के ही तीसरे चौथे या पांचवें पेज में आपको दिख जाएगा। भावेश लिमिटेड मेड ए नेट प्रॉफिट 75,000 आफ्टर ए ट्रांसफर टू जर्नलिजर ऑफ 15,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरीज 10,000। अब देखो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बताना है। ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, जिसका मतलब क्या होता है आपको पता है कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसको आप बोल सकते हैं कि एप्रोप्रिएशन से पहले है और टैक्स से पहले है। तो 75,000 देखो क्या है? 15,000 लेस करने के बाद है, क्योंकि वो जनरल लेजर में चले गया, तो आपको वापस से क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये बता देता हूं। तो समझाने में कॉन्सेप्ट टाइम लगता है। तो आप देखो, मैं अगर आपको बोलूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप ये बनाते, ठीक है, आप ये लाइन ड्रॉ करते, यहां पे आप पर्टिकुलर्स लिखते और यहां पे आप रुपीज लिखते। यहां पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये लिखोगे। फिर आप बनाओगे वर्किंग नोट 1, ऐसे करोगे तो यहां पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट आपका जो आया ये वर्किंग नोट 1 से रिलेटेड था। अब आपका क्या आया, आफ्टर टैक्स था, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो आपका था 75,000, आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन था। तो आपने वहां पे प्लस क्या कर दिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्योंकि देखो याद रखना इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर पहुंचते हैं, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व हो चुका है, इसका मतलब ये है, मतलब वो लेस हो चुका है, तो हमें ऊपर तक पहुंचना है, तो हम जनरल रिजर्व क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 90। अब देखो आपको पता है टैक्स वैक्स तो इसमें नहीं दे रखा, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट क्या आ गया, बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, ऐसे बोल दो। यहां पे भी आप बोल सकते हो ये कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, तो जैसे ही आपने जो जनरल रिजर्व में लेस किया था वो ऐड कर दिया, तो आप ऊपर तक पहुंच गए, तो आप 90,000 तक पहुंच गए। फिर आपको प्लस माइनस क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्या, ये रहा गेन। अब गेन तो ऐड है, क्योंकि आपको पता है कि गेन से प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता है, तो प्रॉफिट कितने से बढ़ा हुआ है, 10,000 से, तो आपको क्या करना है, 10,000 क्या करना है, लेस करना है, तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो लेस कर दो, कितने से, 10,000 से, कर दिया लेस, तो आपका कितना आएगा, 80,000। अब ये आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, फिर आपको टैक्स लेस करना पड़ता है, तो आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि ऐसा कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो सीधा हम लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप डायरेक्ट करते, देखो एग्जाम में तो नंबर कैसे मिल जाते, अगर 75 प्लस 15 और माइनस 10 भी करोगे तो नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स में जनरली क्या होगा, वो थोड़ी सी ही वर्किंग पूछेगा, तो ऐसे भी बता सकते हो, पर मुझे थोड़ा लॉजिक बताना था तो मैंने आपको बता दिया ऐसे करके। ओके, अगला अगला है आपका सेक्शन बी। मोस्टली ये होगा, यानी कहने का मतलब अपन ने टोटल मिला के कवर कर लिए इतने, वाह यार, चलो बढ़िया है। हाँ, अगला देखो आपका सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप का, इसमें आपको ये वाला नहीं करना क्योंकि ये एनपीओ से रिलेटेड है, तो आपके ये काम का नहीं है। अगला फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, 1 मिनट। एनर्जी मिल गई, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चंदा और दिवांशी पार्टनर है 4:1 में, उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो है 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम and firm incurred loss of rupees 35,000 during the year. Prepare P&L appropriation account. अब देखो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कौन सा पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का, चार्ज नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, भाई डीड में दे रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन कब देते हैं, जब प्रॉफिट होते हैं या सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉफिट तो है ही नहीं, यहाँ पे लॉस हो गया, तो उस केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पीएनएल अकाउंट। तो आप नोट दे देते क्या कि यहां पर लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, इसलिए कौन सा अकाउंट बनेगा, पीएनएल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, यहां पर ही मैं बना के बताया था, आपको बनाना है एक पीएनएल अकाउंट, क्या बनाना है, एक पीएनएल अकाउंट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे टू लॉस लिखना है, लॉस कितने का है, 35,000 का, और ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट। देखो करंट क्यों बोला, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये हमेशा रखना, जब फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको करंट में करना पड़ेगा। तो जैसे आपने करंट लिखा, पाप धुल गए, यानी इसका मतलब आपने गलती नहीं करी। फिर सीडी है चंदा दिव्यांशी, उसमें ये 35,000 बढ़ जाएंगे, किस रेशो में, 4:1 में, ठीक है। 35,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 28,000 सी में, और डी में हो जाएंगे 7,000, तो हो गए टोटल 35, और ये बंद कर देना 35,000 से। ओके, अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, पीएनएल अकाउंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक, लॉस है। या
चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बोला है, तो वो तो चलो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड पार्ट में चार्ज होता है तो पीएनएल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे एक मैं मिस्टेक कर रहा हूं, उसको सही कर लेता हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल देना, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मुझे ध्यान आ गया, वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए करते हैं, क्योंकि वो चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज। तो उस केस में वो किस में जाता है, पीएनएल अकाउंट में जाता है, और वहां देना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ये लॉस है, कितने का फॉर्म ने इंकर किया, लॉस कितने का, 35,000 का। तो यार 35,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, और इस लॉस को क्या करना है, सीधा पार्टनर्स करंट में बांट देना है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही कर देना, मैं गलती से इंटरेस्ट ऑन लोन माइंड में था मेरे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए वो चार्ज होता है और वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। ओके, याद रख लेना। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ठीक है, याद रख लेना। चलो ये भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड ही क्वेश्चन देख रहा हूं, कोई मैंने पहले कवर नहीं करे, ये भी आपको बता देता हूं। तो जैसे मैं एग्जाम में करता हूं या आप करोगे, तो वही आपको बता रहा हूं। अब देखो आपको बोल रहा है संगीता एंड सुमित्रा पार्टनर है 1:3 में, देयर फिक्स कैपिटल दे रखी है 70 एंड 130 रेस्पेक्टिवली। इन्होंने एडमिट किया कविता को 1/4 के लिए, कविता लेके आई 70,000 एज अ कैपिटल, कैलकुलेट द शेयर इन गुडविल। अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा फॉर्म की गुडविल नहीं दे रखी, यहाँ पे बोल रखा है कविता आई, और कविता से पहले फिक्स कैपिटल था, याद रखना यहाँ करंट से होगा जो भी पार्ट होगा, तो 70 और 130 दे रखा है संगीता सुमित्रा का। कविता आई, कविता 1/4 के लिए आई और कैपिटल लेके आई 70, और उसमें कविता का हिस्सा निकालना है। तो कैसे निकालोगे ये बता देता हूं। यहाँ पे देखो आपको पता है कि कविता की कैपिटल कितनी है और कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। सर 1/4 है और कैपिटल है 70, कितनी है, 70। तो हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है, फॉर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कविताज कैपिटल। ओके, ये कर लेंगे 70,000 इंटू 4/1, 2,80,000। उसमें से माइनस क्या कर देंगे, कैपिटल ऑफ संगीता, कैपिटल ऑफ सुमित्रा और कैपिटल ऑफ कविता। ओके, ये लेस कर देंगे, एक साथ टोटल करके भी कर सकते हो। तो आपका आ रहा है 70, 130 और 70। देखो 70 है, इसकी है 130 और कविता की 70 है, जिसके बेसिस पे फॉर्म की कैपिटल निकली थी। तो आप लेस करके देख लेना, तो ये 2,70,000 लेस हो जाएंगे 280 में से। तो फॉर्म की गुडविल कितनी निकल के आई, 10,000। अब हम क्या बोलेंगे, शेयर ऑफ कविता इन फॉर्म्स गुडविल। तो 10,000 है, उसमें से उसका हिस्सा कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, हिस्सा है 1/4, तो 10,000 का 1/4 2,500। ये आपका आ गया 6th। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा पार्ट है, 2,500 निकल के आ गया। अब आपको सिर्फ शेयर निकालना था, आपको एंट्री करके नहीं दिखानी थी। अगर आप एंट्री करोगे तो क्या करोगे, देखो सीधी सी बात है, किसको एडमिट किया है, कविता को एडमिट किया है। अब आपने ये कविता का हिस्सा निकाला तो कविता देगी, ऐसे कर सकते हो। तो कविता करंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करोगे, संगीतास कैपिटल, और 2 सुमित्रा। अब दिक्कत क्या है कि ये फिक्स कैपिटल है, तो वैसे हम कैपिटल लिखते थे, लेकिन यहां पे अब आपको कैपिटल नहीं लिखना, क्योंकि ये करंट अकाउंट खुला हुआ है, तो यहां पे भी आपको करंट ही मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे हम कैपिटल लिख लेते थे, लेकिन फिक्स कैपिटल है, ऐसे करके। और ये 2,500 बढ़ जाएंगे किसमें, सैक्रिफाइस रेशो। अब जब कुछ नहीं बोलेगा तो पुराना रेशो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा, और 1:3 उसमें बांट देना, ऐसे करके। अगला, अब आपको बोल रहा है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कविता देगी संगीता, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि आपका ये था एडमिशन से रिलेटेड। हाँ ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। मधु फतेह ओम प्रकाश पार्टनर है, 1 जनवरी 22 को फतेह फर्म से रिटायर हो गया। उस दिन पे जो क्रेडिट बैलेंस था वो कितने का था, 3 लाख का था, ठीक है।
इट इज एग्री टू पे हिज ड्यू अमाउंट इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। देखो आ गया, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू हिम एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। अब देखो दिक्कत क्या है कि 3 लाख की 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो 3 लाख अपॉन 2 करोगे, सिंपल सा बात, तो कितना आएगा 1,50,000 आएगा। लेकिन ये 1,50,000 है, उसके साथ जैसे ही आप क्या करोगे 10% करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, क्योंकि देखो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो मैं एक बार अकाउंट बना के बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो किसका बनाना है, आपको पता है फतेह का, फतेह रिटायर हुआ, तो आप क्या करोगे फतेह का अकाउंट बनाओगे लोन का, तो यहां पे हम फतेह लोन अकाउंट बनाते हैं, बनाया हमने। ओके, यहां पे हमने कर दिया बाय फतेह कैपिटल, जल्दी में बना रहा हूं थोड़ा सा तो डेट वेट नहीं लिख रहा, तो बाय फतेह कैपिटल आ गया आपका 3 लाख। अब आप जानना कि ये 3 लाख जो है ना वो कब है, 1 जनवरी के हैं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ये 1 जैन के हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो आप 30 जून को इंटरेस्ट ड्यू करोगे, तो आप क्या करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फतेह लोन, या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू फतेह लोन कर लोगे। अब कितने से 3 लाख पे, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, किस पे निकलता है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे रखना। तो यहां पे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या है, ये 3 लाख सर, क्योंकि 3 लाख रुपए देने फर्म को, फर्म के द्वारा पार्टनर को 3 लाख रुपए देने, पर फर्म क्या बोल रही है हम 2 टुकड़ों में देंगे, 2 टुकड़ों का मतलब क्या है 3 लाख डिवाइड बाय 2, तो हम आपको क्या करेंगे हाफ ईयरली 150 देंगे, पर उसके साथ इंटरेस्ट भी देंगे। अब इंटरेस्ट किस पे निकलता है, क्या 150 पे निकलेगा, नहीं, वो 3 लाख पे निकलेगा। अब 3 लाख पे क्या निकलेगा, पहले 6 महीने का, तो 3 लाख का 10%, क्योंकि 10% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, तो 15,000। ओके, अब जो पेमेंट होगा वो 30 जून को क्या होगा सर, 30 जून को जो पेमेंट होगा वो 1,50,000 प्लस 15,000, समझ गए, क्योंकि 1,50,000 क्या है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 3 लाख का अमाउंट है प्रिंसिपल डिवाइड बाय 2, तो 1,50,000, पर उसके साथ क्या दिया जाएगा, यह है प्रिंसिपल और यह प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गई इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई 1,65,000। यही आपसे पूछा था कि कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू हिम एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, तो पहले हाफ ईयर में ये होगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, याद रख लेना। ओके 1,65,000, लेकिन मैं आगे भी बता रहा हूं, जैसे इसके बाद 31 दिसंबर करोगे तो क्या करोगे बाय इंटरेस्ट, यही करोगे। अब कितना करोगे, देखो 3,15,000 में 165 गए, तो बाकी बचे 1,50,000 इंटू 10% और इंटू 6/12, तो कितना निकल के आ गया 7,500। फिर जैसे आप 31 दिसंबर को पे करेंगे तो खत्म, सेटलमेंट। क्यों, क्योंकि आपको टोटल मिला के 3 लाख प्लस इंटरेस्ट देना था, आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने दे दी 1,50,000 प्लस 7,500, तो ये हो गया 1,57,500। टोटल करके देखोगे तो कितना बनेगा, करके देख लेना, 3,22,500 बन जाएगा, 3,22,500। ओके, तो 22,500 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया है 3 लाख के अलावा फॉर्म ने। ओके, तो अगर आपसे बोलेगा कि सेकंड हाफ ईयर में, सेकंड यानी फर्स्ट हाफ ईयर होगा, फिर सेकंड हाफ ईयर मतलब क्या हो गया, उसके 6 महीने बाद जो पेमेंट किया है, तो वो कितना है 1,57,500। अभी आपसे पूछा गया था फर्स्ट हाफ ईयर, तो आपको आंसर देना था 1,65,000। अगले पे आओ क्या बोल रहा है, KLM पार्टनर है 352 में, प्रॉफिट फर्म का कितना है 4 लाख 31 मार्च 22 को, एम की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर को, कैलकुलेट द शेयर इन प्रॉफिट फॉर एम फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू 1 अक्टूबर 22। ये देखो रिटायरमेंट से रिलेटेड है या डेथ से रिलेटेड है, यहाँ पे एम की डेथ हो गई है बीच में। अब प्रॉफिट आपको कौन सा दे रखा है, उसकी डेथ से पहले का, मतलब पिछले अकाउंटिंग ईयर का 4 लाख का। अब आपको पता है कि डेथ तक का प्रॉफिट नहीं पता, तो आप पिछले साल का प्रॉफिट ही इस साल का मान लोगे, ये मानते हुए कि इस साल भी सेम प्रॉफिट क्या होता 4 लाख होता, लेकिन आपको किसका निकालना है हिस्सा, एम का हिस्सा निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, जो प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है वो इनटू क्या करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का प्रॉफिट निकालोगे, कि अगर इसी साल बिजनेस चल रहा है और 6 महीने का प्रॉफिट है तो वो कितना होगा 2 लाख, क्योंकि 4 लाख तो क्या है साल का है, तो 6 मंथ का कितना होगा 2 लाख, और उसमें से एम का हिस्सा कितना है, तो एम का हिस्सा देख लो 2/10 है। ओके, तो मैं निकाल लूंगा कैलकुलेट करके फटाफट से, 4 लाख का 6/12 होता है आपका 2 लाख, और 2 लाख का 2/10 हो जाता है आपका 40
15,000, तो ये M का शेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर इसकी एंट्री क्या होगी ये भी बता देता हूं। एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। ये एग्जाम में आ सकता है, तो आपको जरूर करके जाना है। इस बार शायद टर्नओवर बेसिस वाला आ जाएगा, इसको टाइम बेसिस बोलते हैं, वैसे ही एक टर्नओवर बेसिस वाला भी आता है। वो आपके 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, उसके साथ आपकी एंट्री भी पूछ सकता है। यहाँ पे एंट्री नहीं पूछी गई थी और ये टाइम बेसिस वाला था। टर्नओवर बेसिस में सेल्स भी आ जाएगी, पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट, और इस साल जब डेथ हुई तब तक की आपको सेल दे देगा, तो आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा और उसका हिस्सा निकाल देना, बस सिंपल। 9th आपको क्या बोल रहा है, एक ओल्ड टाइपराइटर है जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया था इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल। अब देखो पिछले साल रिटर्न ऑफ कर दिया गया था, अब ये बोल रहा है कि द सेम हैज बीन टेकन बाय पार्टनर मयंक फॉर 15,000, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन इफ फॉर्म हैज बीन डिसॉल्व। अगर एक फॉर्म बंद हो गई और प्रीवियसली हम ओल्ड टाइपराइटर को खत्म कर चुके हैं, लेकिन मयंक आया और मयंक ने क्या बोला कि अरे टाइपराइटर पड़ा हुआ है फिजिकली, बुक्स में तो आप खत्म कर चुके हो, तो मयंक पार्टनर क्या बोलता है मुझे दे दो। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, कभी भी दिक्कत होती है तो आप ऐसे सोचिए कि आपने क्या बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, और आपने क्या सोचा कि सर जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बना तो एसेट्स तो बंद होगी, लेकिन अगर अनरिकॉर्डेड है, इस साल अनरिकॉर्डेड है, तो क्या उसको बंद करोगे, नहीं। लेकिन अगर उसको कोई पार्टनर ले लेता है तो आप एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि आपका फायदा ही है। तो मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन का क्रेडिट क्या बताता है, फायदा, और डेबिट क्या बताता है, नुकसान। रिवैल्यूएशन का भी यही है, क्रेडिट बताता है फायदा और डेबिट क्या बताता है, नुकसान। तो आपका फायदा क्या है, मयंक ने ले लिया, तो मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर बेच देते तो बाय बैंक हो जाता, क्या हो जाता, बाय बैंक। तो मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना, 15,000। तो अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर ले लेता है तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, और रियलाइजेशन क्या है, फायदा, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहां पे फायदा इसलिए रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया गया। ओके, अगला कह रहा है मनीष है, उसने क्या करे 1500 शेयर्स पे 4 रुपए पहले से ही एडवांस में पे कर दिए, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो बोल रहा है ड्यू डेट से 2 महीने पहले ही पे कर दिए, 1500 अंशों पर 4 रुपए प्रति अंश की दर से देय तिथि से 2 माह पहले ही भुगतान कर दिया। अब टेबल एफ के अकॉर्डिंग ब्याज निकालो। तो आपको पता है टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होता है, मैंने बताया था आपको, कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा देती है, मिलता कम है, तो देती कितना है टेबल एफ के अकॉर्डिंग, 12% पर एनम। तो कैसे निकलेगा, 1500 इंटू 4, 6000, इंटू आपको पता है कि क्या 12%, और इंटू 2 मंथ का, क्योंकि अगर आप 2 महीने पहले दे रहे हो कोई अमाउंट तो कंपनी आपको 2 महीने का ही तो इंटरेस्ट देगी। तो यहां पर अगर आप मनीष और आपने ड्यू डेट से पहले 2 महीने पहले पेमेंट कर दिया, तो कंपनी आपको जो इंटरेस्ट देगी वो 6000 रुपए देगी, 12%, ये हो गया साल का, लेकिन आपको 2 महीने का ही देगी। तो 2 महीने का कितना निकलेगा, 0 से 0 गया, 12 से 12, तो 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120 निकल के आ गया। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है 120 हो गया, बढ़िया है। 11 बोल रहा है डिफाइन द फॉलोइंग अनसिक्योर्ड एंड रजिस्टर्ड। देखो आपको पता है कि सिक्योर्ड क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर जो किसी पर्टिकुलर या कोई एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज होते हैं। सीधी सी बात है, वहां पे फिक्स चार्ज आएगा, फ्लोटिंग चार्ज आएगा, तो उस केस में क्या होता है, सिक्योरिटी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है डिबेंचर इशू कर रही है, कौन से भी सिक्योर्ड की बता रहा हूं पहले, तो एक कंपनी है डिबेंचर इशू कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, मैं क्यों खरीदूंगा एज एन डिबेंचर होल्डर, तो मैं क्या बोलूंगा, यार कुछ तो गिरवी रखो, क्या पता आप बक जाओ, क्या पता आप पे नहीं कर पाओ, तो आपकी एसेट्स जो पड़ी हुई है गिरवी वो बेचेंगे हम और कवर कर लेंगे। तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं, और कंपनी को अपनी कोई भी एसेट्स गिरवी रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपनी मशीनरी गिरवी रख ली, तो ये कौन सा चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज। और कंपनी ने अपनी सारी एसेट्स जितनी भी गिरवी रख ली, जिसमें स्टॉक आ गया, मशीन आ गया, बिल्डिंग आ गया, सारी एसेट्स रख दी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग चार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं, चल प्रभार। और फिक्स चार्ज को क्या बोलते हैं, स्थिर प्रभार। तो जब कोई विशिष्ट संपत्ति रखी जाती है, यानी कोई स्पेसिफिक एसेट्स, तो फिक्स चार्ज, और सारी एसेट्स गिरवी रखी जाती है तो बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। लेकिन अनसिक्योर्ड में क्या होता है, कंपनी ने अपनी कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखी, तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी एसेट्स चार्ज पे नहीं है, याद रख लेना, तो उसे अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोला जाएगा। रजिस्टर्ड क्या होता है, जिनका नेम, ठीक है, एंड डिटेल्स जो भी होती है वो सारी क्या होती है, नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होल्ड है, वो सब कुछ, नेम, ये सब कुछ कहां रखा हुआ होता है, कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है।
तो इसका मतलब क्या था, जिसका नेम लिखा होगा मैच्योरिटी पर और जब इंटरेस्ट की ड्यू डेट आएगी उन्हें ही इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पर पेमेंट भी उन्हें ही मिलेगा, उन्हें रजिस्टर्ड डिबेंचर बोला जाता है। अब प्रॉपर मीनिंग क्या है तो वो आप अपनी बुक में जाके देख लेना, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगी। 12 वाला आपका है नहीं क्योंकि ये कैंसिलेशन से रिलेटेड था, तो ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का पार्ट है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, याद रखें। अगला 13 सुमन लिमिटेड है, जिसका लिक्विडिटी रेशो और करंट रेशो दे रखा है और स्टॉक भी दे रखा है। अब आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी बतानी है। देखो यही कैलकुलेट करके बताता हूं तो आपके सामने सही रहेगा। अब देखो क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल आपने करंट रेशो कर दिया करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही करा। अब आपने यहाँ पे लिख दिया 4.8 रेशो 1। अब करंट लायबिलिटी कितनी है, तो आप मान लो लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स, क्योंकि आपको करंट असेट्स भी नहीं पता, तो आपने करंट लायबिलिटी को क्या मान लिया एक्स। तो करंट असेट्स क्या होगी सर, करंट असेट्स होगी 4.8x। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरा आप क्या करोगे, लिक्विडिटी रेशो जिसको आप क्विक रेशो बोलते हो, तो मैंने लिख दिया क्यूआर। क्यूआर क्या है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स भी बोल सकते हो, एसिड टेस्ट रेशो भी बोल सकते हो, तो वो है 3.6 डिवाइड बाय 1। करंट लायबिलिटी कितनी मानी थी x, तो क्विक असेट्स क्या आएगी, क्विक असेट्स आएगी 3.6x। अब आपको पता है मैंने कल भी आपको बताया था यानी पिछली वीडियो में भी कि करंट असेट्स और क्विक असेट्स का डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक इन्वेंट्री, यही तो होता है। तो यहां पे स्टॉक कितना है आपका 60,000। ओके, फिर करंट असेट्स कितनी है 4.8x और क्विक असेट्स कितनी है 3.6x। तो जैसे आप लेस करोगे तो कितना आएगा 1.2x। तो x इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 1.2, तो करके देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 50,000। तो इसे हम बोलेंगे ये आ गई हमारी क्या, करंट लायबिलिटी आ गई। अब आपको क्या निकालनी है, करंट असेट्स। तो आप क्या बोलोगे सर, वही करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही करोगे ना। तो यहां देखो टाइम वेस्ट होगा इतना लिखने में, क्यों, क्योंकि जब आपने लिख रखा है कि करंट असेट्स क्या है 4.8x है, तो 4.8 ऑफ किसका है, करंट लायबिलिटी का। देखो लॉजिक समझाना चाहो ना तो मेरे पास तो क्या, अगर टाइम हो ना तो आपके लिए बहुत सारा लॉजिक समझा दूं। कैसे सर, इसको सिंपल ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर आपने ऊपर क्विक असेट्स बोला और करंट लायबिलिटी, ये है क्विक रेशो का। सर करंट रेशो के लिए आपने बोला करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो नीचे तो करंट लायबिलिटी है ना, हमें पता है। तो सर ये तो एक होता है कि एक पर क्विक असेट्स कितनी है 3.6 और 1 रुपए पर करंट एसेट्स कितनी है 4.8। तो इसका मतलब अगर 1 रुपए करंट लायबिलिटी है तो करंट एसेट्स कितनी है 4.8, 4.8 गुना है, यही तो बोल रहे देखो 4.8 गुना टाइम्स, यही तो है। आगे समझ में। तो अगर मैं बोलूं कि क्विक असेट्स और करंट असेट्स का डिफरेंस क्या है, स्टॉक, तो आपको पता है कि 4.8 और 3.6 का डिफरेंस क्या है 1.2, तो वो क्या है, स्टॉक। अब आपको पता है कि स्टॉक का अमाउंट 60 है और उसके नीचे उसका रेशो चले आएगा क्योंकि वो 1.2 है। क्योंकि मुझे पता है कि करंट असेट कितनी है 4.8, मुझे पता है कि क्विक असेट्स कितनी है 3.6, तो स्टॉक कितना होगा, उसका डिफरेंस यानी 1.2। अब एक्चुअल अमाउंट मुझे पता है। अब अगर मैं 1 रुपए करूंगा, क्योंकि 1 रुपए मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी है ना, दोनों जगह, क्योंकि नीचे डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी है, तो 1 रुपए करूंगा तो मेरी सीधे क्या निकल के आ जाएगी, 50,000 निकल के आ जाएगी। अगर मैं 1 की जगह 3.6 करूंगा तो क्विक असेट्स निकल के आ जाएगी, 4.8 करूंगा तो करंट असेट्स निकल के आ जाएगी, ऐसे। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या निकालना चाहते हो उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके से कर रखा है, तभी मैं यूं बता रहा हूं, क्योंकि एट द एंड एग्जामिनर क्या करेगा, आपकी रिपोर्टिंग देखेगा, आपका आपने किस तरीके से किया है वो देखेगा। ओके, अब 14 आपका कोर्स में नहीं है तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कंपैरेटिव वाला है तो आपके कोर्स में नहीं है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था। अब आपके 2 बचे हैं लास्ट के, वो देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी आपका आ सकता है इस टाइप का, प्रोविजन फॉर टैक्स का, लोन से रिलेटेड पार्ट का, तो जनरली ये आपके आ सकते हैं। कह रहा है कि निम्न सूचनाएं विनीत लिमिटेड से संबंधित है। कराधान के लिए प्रावधान यानी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है 1 अप्रैल 21 का और 31 मार्च 22 का, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग। ओके, अब आपको बोलता है प्रावधान किया गया, किया गया का मतलब क्या होता है, मेड, हिंदी में लिखा है किया गया। एक होता है भुगतान किया गया और एक बोलता है किया गया, तो यहाँ पे भुगतान थोड़ी किया है, यहाँ पे कराधान के लिए प्रावधान किया गया है, मतलब आपने प्रोविजन बनाया है, और बनता किससे, पीएनएल से, यानी पीएनएल में से लेस होता है और प्रोविजन में जाता है। अगर मेड होता, सॉरी अगर पेड होता, क्या होता, पेड, पेड मतलब क्या होता है, भुगतान किया हुआ, तो टू बैंक होता। तो यहाँ पे अकाउंट बना के बता रहा हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे कैश आउटफ्लो आपका निकल के आएगा। तो 15 की तरफ बढ़ता हूं और यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूं जिसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर
टैक्सेशन, ओके, ये अपन ने कर लिया। ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आ गया आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 45, और टू बैलेंस कितना है 50। अब देख सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो मेड किया गया वो 90,000 किया गया। तो आप क्या बोलेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये तो है। तो कितने का प्रोविजन बनाया गया, 90 का, 90 का ही बनाया गया ना। तो आप क्या करोगे, 90 प्लस 45, तो कितने हो गए 1,35,000। उसमें से माइनस कर दोगे 50, तो आपका हो जाएगा कितना 1,35,000 माइनस 50, तो हो जाएगा 85। ये आपका आ गया टू बैंक बैलेंसिंग फिगर से। तो जब भी आपको बोले मेड, मेड का मतलब होता है बनाया गया, जबकि बैंक बोले तो आप क्या बोलोगे, पेड दे रखा है, यानी पेड दे रखा होगा तो आपको बैंक लिखना है। लेकिन यहां पे जो आपको दे रखा था वो क्या दे रखा था, मेड, तो आप क्या करोगे, प्रोविजन बनाओगे, और बाकी डिफरेंस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितना कैश आउटफ्लो हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, कैश आउटफ्लो कितने का है 85,000 का। ये हो गया आपका कैश आउटफ्लो। चलो अगले पे आते हैं। 16 कह रहा है शोएल लिमिटेड है, उसने आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक तो प्लांट अकाउंट दे रखा है, 1 अप्रैल 21 को 25 और 31 मार्च 22 को 30,000 दे रखा है। लास्ट है, ड्यूरिंग द ईयर एक प्लांट 12,500 को कॉस्टिंग का था, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500 था, जिसको हमने 6,500 में बेचा। अब आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि मैं प्लांट अकाउंट बना रहा हूं, जैसे मैंने ये 16 बना लिया, ओके, ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका बाय बैलेंस कैरेट डाउन 35। अब दिक्कत क्या है कि यहां पे बोल रहा है कि एक 12,500 की कॉस्टिंग का प्लान था, जिसपे एक्यूमुलेट कितना था 7,500, उसको बेचा कितने में 6,500 में। तो बाय बैंक कितना है 65, लेकिन एक्यूमुलेट कितना है। तो वैसे तो अगर मैं इसको WDV मेथड पे बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा साल का डेप्रिसिएशन, लेकिन आप देखिए कहीं मुझे साल का डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, नहीं दे रखा। तो जब मुझे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये प्लांट किस पे है, कॉस्ट पे है। तो क्या अज्यूम कर रहा हूं, एट कॉस्ट। तो यह अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि बाय बैंक तो लिख दिया 6,500 में, लेकिन उस पे एक्यूमुलेट कितना था। तो हम क्या बोलेंगे, उस पे एक्यूमुलेट कितना था 7,500, ये तो था। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ सर, कॉस्टिंग है कितने की 12,500 की, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 7,500, यही तो है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बचा कितना 5,000, यही तो है, हाँ यही है। तो इसे बोलेंगे WDV जो बची वो कितनी बची 5,000 की। अब बेचा कितने में 1,500 6,500 में। तो आप क्या बोलोगे 6,500 में बेचा और 5,000 का था, तो 1,500 क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। ज्यादा में ही बेचा ना, 5,000 की चीज है, क्योंकि 7,500 तक का तो यूज कर चुके थे आप और टोटल डेप्रिसिएशन जमा कर चुके थे। तो 12,500 में से 7,500 गए 5,000, 5,000 की चीज आपने 6,500 में बेची, तो 1,500 रुपए आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो आपको क्या करना है, यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल कितना दिखाना है 1,500 हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने दिखा दिया कि सर प्रॉफिट ऑन सेल दिखा दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा दिया, बाय बैंक दिखा दिया, प्रॉफिट याद रखना इधर आता है और जो लॉस होता है वो बाय साइड पे आता है। तो आप क्या करोगे 6,500 प्लस 7,500 प्लस 35,000, तो ये हो गया आपका 49,000, उसमें से 25,000 गए और 1,500 गए, तो आ जाएगा 22,500। ओके, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये 22,500 जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर से। मैं एक बार चेक कर लेना आप
क्योंकि देखो मेरे से कुछ मिस्टेक ना हो जाए। वैसे तो जहां तक चांस है टोटलिंग के हिसाब से मैंने बिल्कुल ठीक ही किया है। हाँ ठीक है, 22,500 आ रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक और चीज याद रख लेना, मैंने क्या बोला, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा है, तभी मैंने एक्यूमुलेट लिया और इसको कॉस्ट पे माना है, वरना WDV पे दे रखा होता तो मैं बाय बैंक उसके ऊपर है नीचे क्या लिखता, बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैं साल का डेप्रिसिएशन देखता। लेकिन मैंने एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, पिछले 3-4 साल का या जितने भी ईयर का है, जब तक मैंने बेचा नहीं है वो डेप्रिसिएशन मैंने जमा कर लिया और उसको अलग से एक गुल्लक में रख दिया, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी उसको बेचेंगे एसेट्स को तो वो गुल्लक फूट जाएगा और उसमें से पैसे निकल जाएंगे, तो उतने से प्लांट कम हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट। पर वो कब करते हैं, जब कॉस्ट पे होता है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट पे ही माना है क्योंकि डेप्रिसिएशन साल का नहीं दे रखा। अब आप क्या करोगे, परचेज ऑफ क्या है, प्लांट है ना, तो परचेज ऑफ प्लांट 22,500 ऐसे लिखोगे 22,500, और सेल ऑफ प्लांट लिखोगे 6,500। तो आपका क्या आ जाएगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो -22,500 प्लस का 6,500, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 16,000। ओके, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये अपना हो गया है। इसको बोलेंगे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम क्या बोलेंगे, हमारा आया है माइनस का 16,000। परचेज ऑफ प्लांट नेगेटिव आइटम है और सेल ऑफ प्लांट पॉजिटिव आइटम है, तो माइनस का 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आज का अपना पार्ट। अब हम क्या करेंगे, 2023 के लेंगे, ऐसे ही कवर कर रहे हैं ना, नहीं 23 तो कवर कर लिया, सॉरी 24 के कवर करेंगे। अब 24 का जैसे ही आपका पार्ट हो जाएगा सेक्शन बी का सारा, तो उसके बाद सेक्शन सी का सारा पार्ट एक साथ ले लेंगे। मेरे को लगता है एक ही वीडियो में सारा सेक्शन सी का कवर करना पड़ेगा, फिर एक वीडियो में सेक्शन डी का। फिर मैं लाइव भी आऊंगा एग्जाम से एक दिन पहले, जहां पर हम सारे मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मैंने क्या बताया, अगर 100 लाइक आएंगे, ये भी मैंने बोला था, क्या बोला था, अगर 100 लाइक्स आएंगे तब जाके ही मैं एनालिसिस करूंगा बेस्ट कॉपीज का, कि भाई बोर्ड की जो कॉपीज होती है उसमें नंबरिंग क्यों नहीं कटती है, या बच्चे क्या लिख के आते हैं, नरेशन प्रॉपर लिख के आते हैं, क्या फॉर्मेट बना के आते हैं। तो वो सारा बेस्ट कॉपीज के थ्रू एनालिसिस हो जाएगा। अगर पिछली वीडियो में या इस वीडियो में 100 या उससे ज्यादा लाइक आ जाते हैं तो मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपका ही काम है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार जो भी क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको जरूर ये वीडियो पहुंचाइए। उनको बताइए कि एक सर है जो कि इस तरीके से आपको बेनिफिट दे रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में ये बोलूंगा कि मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है चिराग सर के अकाउंट्स के टक्कर में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए बाय बाय।